Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS. And today we are going to discuss some of the very important current affairs from The Hindu newspaper, which is going to help you in both prelims and mains and other state services. तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first article here is relating to the Indian global share slides amidst the trade warfares. इस पहले आर्टिकल में मैंने इससे भी पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि अभी आने वाले समय में बहुत दिन तक यही न्यूज़ में चलता रहेगा कि जो यूएसए के तरफ से 2 अप्रैल दैट इज लिबरेशन डे को जो भी टैरिफ्स लगाए गए हैं वर्ल्ड वाइड डिफरेंट नेशंस पे एंड स्पेशली टुवर्ड्स दी ओरिएंटल कंट्रीज और स्पेशली टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, उसमें क्या इम्पैक्ट्स आएंगे. एंड द वेरी फर्स्ट जो प्रेडिक्शन यहाँ पर न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें जानने को मिला था दैट वाज जो शेयर मार्केट है वो बुरी तरीके से फॉल करेगी एंड उसके रिपरकशंस विल बी सीन इन दी लेटर ईयर्स एज वेल. तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बात करी जा रही है कि कोविड के बाद ये दूसरा ऐसा शार्प डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है इन दी वर्ल्ड वाइड मार्केट. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जिनके ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं उन्हीं कंट्रीज की मार्केट पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो उनके फॉल करेंगे बट स्टिल जो यूएसए की भी इकोनॉमी है, यूएसए की भी जो शेयर मार्केट है उसमें भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है. वेरी ह्यूज जो क्रैश है मार्केट का देखने को मिला है वर्ल्ड वाइड, राइट. देन अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर नेगोशिएशंस की एक थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि बोला गया है फ्रॉम दी यूएसए कि अगर जो चाइना ने अभी इंक्रीज किए हैं अपने 34% टैरिफ्स हैं, रिटालिएट किया है चाइना ने एंड 34% जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ा दिए हैं यूएसए के एक्सपोर्ट्स के ऊपर. तो अगर ये बोला गया है, एक तरीके से चेतावनी दी गई है कि अगर चाइना ने इनको कम नहीं किया या इनको डिक्रीज नहीं किया या इस डिसीजन को पीछे नहीं लिया तो हम एडिशनल 50% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं. दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 9th of April, दैट इज फ्रॉम टुमारो. तो राइट, तो ऐसे कुछ जो एडिशनल टैरिफ्स की बात करी गई है यूएसए की तरफ से जिसका और आगे आने वाले समय में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज चाइना इज नॉट अ माइनर प्लेयर इन द इकोनॉमी, इट इज अ मेजर प्लेयर इन इकोनॉमी एंड ये भी हम बोल सकते हैं इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. एंड अगर उसके ऊपर टैरिफ्स के जो चार्जेस है वो इंक्रीज होंगे तो हो सकता है बिकॉज अब नाउ एक्सपोर्ट नहीं होगा यूएसए में तो वो जो डंपिंग है प्रोडक्ट्स की दैट विल बी सीन अक्रॉस वेरियस कंट्रीज. एंड जब और दूसरी कंट्रीज में डंपिंग आएंगे तो डेफिनेटली जैसे कि इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले भी किया था, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी थी. दैट इज जो डंप करेंगे मार्केट प्राइसेस से भी कम, उनके डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस होंगे उससे भी कम प्राइस पे जब दूसरी कंट्रीज की मार्केट में वो डंप करते हैं अपना सामान तब एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंक्रीज करने को देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट्स हैं वो फॉल करते हैं. जो रीजनेबल प्राइसेस या चीप प्राइसेस पे चाइनीज प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते थे फिर वो अवेलेबल नहीं होंगे एंड डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उनकी चॉइसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा. सो दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रेड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना. लास्ट जो प्रेसिडेंशियल टर्म थी ट्रम्प की उसमें भी हमें एक ट्रेड वॉर देखने को डेफिनेटली मिला था, लेकिन अब की बार तो टैरिफ्स इतने इंक्रीज कर दिए हैं विद 10% बेसलाइन सबके ऊपर ही लगाया है टैरिफ. लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जो मेजर इकोनॉमीज हैं जस्ट लाइक इंडिया है, चाइना है, उनके ऊपर एक अच्छा खासा टैरिफ देखने को मिलता है. लेकिन इंडिया को फिर भी एक डिस्काउंटेड प्राइस दिया है, डिस्काउंटेड टैरिफ दिया है इन द फॉर्म ऑफ 26%, राइट. एंड लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि इंडिया तो फिर भी हमारे ऊपर 52% लगा रहा है. जो पहले 27% बोला जा रहा था लेकिन उसमें से भी 1% बाद में घटा दिया गया था. नाउ 26% है इंडिया के लिए टैरिफ, इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए टैरिफ. एंड नाउ इसका इंपैक्ट वेरियस इकोनॉमीज पे देखने को मिलता है एंड डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट है या मिनिस्टर्स हैं उनका क्या कहना है. येस्टरडे आल्सो वी डिस्कस्ड, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली रेफर दोस वीडियोस फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इलैबोरेटली व्हाट दिस टॉपिक इज अबाउट. क्योंकि यूएसए ने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, जिससे क्या होगा जो इंपोर्ट्स आएंगे उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, ज्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा मार्केट में एंड उन मार्केट्स के जो कंज्यूमर्स हैं फिर वो टूटेंगे, वो मार्केट नहीं खरीदेंगे मार्केट में वो कंज्यूमर्स जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं. एंड इसकी वजह से क्या है उधर का तो डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिज्म हो गया है. यूएसए ने तो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर लिया है, डोमेस्टिक मार्केट को, लेकिन यूएसए के सिटीजन्स के लिए भी जो चॉइसेस अवेलेबल होनी थी वो बहुत कम देखने को अब मिलेंगी. साथ में चाइना की तरफ से क्या
क्या रिमार्क आया है, चाइना इज सेइंग कि ये कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट आ बुलिंग, जो कैपेसिटी है यूएसए की, बुलिंग नेचर दिखा रहे हैं इकोनॉमी में, कि जो छोटे नेशंस हैं, स्मॉलर नेशंस हैं, बिकॉज उन्होंने 10% टैरिफ तो बाकी सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर लगाया ही लगाया है, इवन इफ दैट इज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। लेकिन तो ये बोला जा रहा है चाइना की तरफ से कि दिस इज अ काइंड ऑफ बुलिंग, ये बुली प्रैक्टिस होती है कि आप सभी इकोनॉमीज को अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं, उनके प्राइसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड जो मेजर कंट्रीज, जस्ट लाइक यस्टरडेज वीडियो वी डिस्कस्ड कि साउथ कोरियन की तरफ से जो बोला गया है कि हम तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज के वास्ट रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है, सो वी आर मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं बाहर देशों में। एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो ओरिएंटेड कंट्रीज होती हैं वो अपने बाकी के रिसोर्सेज फिर उसी एक्सपोर्ट के पैसे से खरीदते हैं। लेकिन अगर उनके एक्सपोर्ट ही फॉल कर जाएंगे तो हाउ विल सच काइंड ऑफ कंट्री बी एबल टू सर्वाइव इन टुडेज एरा ऑफ इकोनॉमी एंड टुडेज एरा ऑफ जियोपॉलिटिक्स, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डेवलपिंग नेशंस, स्पेशली लाइक इंडिया। एंड इसके इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिले हैं, ह्यूज फॉल मार्केट में देखने को मिला है, राइट? ओके, नाउ वी विल डिस्कस दी नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर महंगाई भी बढ़ती जा रही है, एलपीजी सिलेंडर प्राइस ही हो गया है 50 रुपीज से, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। हालांकि जो मार्केट है, वर्ल्ड वाइड मार्केट है, उसमें क्रूड जो ऑयल है उसका प्राइस डिक्रीज होने दिखता हुआ हमें दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ से मिनिस्टर की तरफ से बोला गया है कि जो यूएसए के टैरिफ्स हैं और उसकी वजह से ये हमने स्टेप नहीं लिया है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दिस इज मच रिक्वायर्ड, ये बोला गया है। लेकिन हालांकि जो इंडिकेशंस हैं, बिकॉज जो वर्ल्ड वाइड गोल्ड के प्राइसेस हैं, यूएसए डॉलर है, रुपी है, एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन, सब चीज़ों की डिमांड डिक्रीज हो रही है, साथ में ये एक जो प्राइसेस है उनमें हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि मिनिस्टर्स ने, जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये प्राइस अपने फिस्कल सेफ्टी के लिए बना के रखे कि इन फ्यूचर अगर ट्रेड वॉर जैसे सिचुएशन में इंडिया को भी घेरा जाता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे। हालांकि जो आसियान की तरफ से अभी एक कंबाइंड जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करी जा रही है व्हाइल रिटालिएटिंग टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड यूएसए टैरिफ्स, तो इसमें इंडिया ने बैक स्टेप ले लिया है। उन्होंने कहा है कि भैया हम इसमें शामिल नहीं होंगे बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन द बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएसए, जो अभी फरवरी में डिस्कस भी हुआ है, उसके ऊपर बातचीत भी हुई है। एंड अगेन नाउ वी आर focusing on BTA only, that is bilateral trade agreement, and we want to increase the trade between USA and India to 500 billion USA dollars in billions, ठीक है, 500 billion dollars हम बनाना चाह रहे हैं उसको, so that is different। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये कोई इंपॉर्टेंट ऐसे चेतावनी भी नहीं दी गई है, कोई रिटालिएशन भी नहीं देखने को मिला है, बहुत ही सबड्यूड रिस्पॉन्स देखने को मिला है, बहुत ही माइनर जो डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलती है। उन्होंने हमेशा ही यही बोला है, इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं या जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सिर्फ यही स्टेटमेंट्स आई हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे टू बिकम आत्मनिर्भर एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी आल्सो। वी आर नॉट गोइंग टू बी फ्राइटन्ड बाय सच अ सिचुएशन। यस, डेफिनेटली इट इज इंपैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी एज वेल, बिकॉज इंडिया भी 1991 की रिफॉर्म्स के बाद एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बन चुका है। इंपैक्ट तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट स्टिल वी आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी rather than retaliating with USA, because we are looking forward for a BTA, that is bilateral trade agreement, right? Now let us discuss this next article. This is civil disputes turn criminal, CGI says shows collapse of rule of law in UP। हो क्या रहा है यूपी में, नंबर ऑफ केसेस में देखने को मिल रहा है कि एक सिविल सूट फाइल होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसको कोर्ट की तरफ से एक क्रिमिनल केस में बदलाव उसका कर दिया जाता है, राइट? यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसके बाद CGI ने ये बोला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल खस्ता हालत कर दी है यूपी ने, एंड बहुत ही ड्रास्टिक जो लॉस है रूल ऑफ लॉ का वो देखने को मिलता है। कोई सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर मेंटेन ही नहीं हो पा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिविल लॉ को आप क्रिमिनल में बदल सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पर केस गया था अपील के थ्रू चीफ जस्टिस के पास, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 लोग थे, उनके चेक बाउंस हो गए थे, तो दैट इज डेफिनेटली अ सिविल मैटर, लेकिन उसको क्रिमिनल बना दिया गया है। कैसे बना दिया गया है वहां पे बोला जा रहा है
कि इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इंटिमिडेशन है एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वो कर रहे थे, तो इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया है, क्रिमिनल केस में कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल एक चेक बाउंस होने के नाम पर भी, राइट। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अभी तो कोर्ट ने स्टे दे दिया है उसके ऊपर 5 मई को ये देखा जाएगा, लेकिन जो ये सिचुएशन है रूल ऑफ लॉ की वो खतरे में है उत्तर प्रदेश स्टेट में, राइट। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी ने 1885 में दिया था, प्रोफेसर एवी डाइसी ने, एंड उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें रेप्लिकेट होते हुए दिखते हैं, प्रिंसिपल्स जस्ट लाइक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को अगर हम समझना चाहें, ऑब्वियसली दिस इज रिलेटिंग टू योर जीएस पेपर 3, तो यहां पर रूल ऑफ लॉ में सुप्रीमेसी का जो प्रिंसिपल है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दैट मींस लॉ विल गवर्न द नेशन। लॉ सबसे ऊपर है, लॉ ही, कानून ही सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। एंड दूसरा इसी का इंप्लीकेशन देखने को मिलता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी सिटीजन को तभी पनिश किया जा सकता है जब उसने कोई लॉ ब्रेक किया हो, अदरवाइज पनिश नहीं किया जा सकता, बिकॉज कानून है, यहां पर जो कानून बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग सजा मिल सकती है, अदरवाइज चाहे वो आपको पसंद है कोई किसी की हरकत या नहीं है, वो आप पनिश नहीं कर सकते हो, चाहे उसमें सरकार आ जाए, चाहे उसमें जुडिशरी आ जाए, कुछ आ जाए, लॉ है, ब्रेक हुआ है, तभी आप पनिश कर सकते हो, अदरवाइज आप पनिश नहीं कर सकते हैं। दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ विल गवर्न द नेशन। सेकेंड, अगर हम देखें जो प्रिंसिपल की बात मैं कर रही हूं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। यहां पर जो अगर हम बात करें कोर्ट्स की, तो कोर्ट्स की भी इक्वालिटी देखने को मिलेगी, नॉन पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजन अप्रोच यहां पर इंपॉर्टेंट रहती है, कि जो कोर्ट्स हैं वो कभी भी इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं कि ये अमीर इंसान है इसको कम सजा देंगे, ये गरीब है इसको ज्यादा सजा देंगे, या ये गरीब है इसको कम दे देते हैं, अमीर है इसको ज्यादा दे देते हैं। नो, विदाउट द रिगार्ड्स ऑफ दिस डिफरेंस इन दी अपॉर्चुनिटीज, यहां पर क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून के सामने बराबर ही रहेंगे, राइट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो रूल ऑफ लॉ का इंप्लीकेशन है, ये हमें किसी आर्टिकल में क्या देखने को मिलता है, डेफिनेटली। इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 13, जस्ट अ सेकेंड, so if we talk about article number 13 and 14, इन दोनों में हमें ए डाइसी के जो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनकी डॉक्ट्रीन को इंप्लाई होते हुए हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 13 में बोला गया है दैट कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी पावर अगर आप ऐसे बना रहे हो जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करती हैं या उनके कॉन्ट्रेरी जाती हैं, तो वो जो कानून है या कोई भी एक्ट है उसको हम खंडित कर देंगे, उसको हम मना कर देंगे, वो नहीं लागू होगी। तो दैट ऑल्सो फॉलोज द रूल ऑफ लॉ डॉक्ट्रीन, ये रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रीन का इंप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। साथ में आर्टिकल नंबर 14 बात करता है equality before law and equal protection of law, तो that also signifies the implication of the doctrine of the rule of law, ठीक है, principle of rule of law। then अगर हम rule of law की बात करें तो 1973 में केशवानंदा भारती केस के बाद से रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर में भी इंक्लूड कर लिया गया है, सभी को बराबर ही माना जाएगा, लॉ विल गवर्न। देन क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? डेफिनेटली एक्सेप्शन है। आर्टिकल नंबर 361, आर्टिकल 361 सब क्लोज 2, सब क्लोज 3 एंड सब क्लोज 4, इन आर्टिकल्स में हमें डेफिनेटली इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंडर उनको एक सम काइंड ऑफ, नॉट कंप्लीटली इम्यून, सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी दी है रूल ऑफ लॉ से फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 361 क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 एंड क्लोज 5, राइट। सो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। एंड जो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कैसे रूल ऑफ लॉ हार्म हो रहा है इंडिया में, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस प्रॉपर आर्टिकल का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो सिविल केसेस है उनको क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दिस हैम्पर्स या दिस हिंडर्स द इंप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ।
Okay, very very important article. Turned away by two private hospitals in Gurugram, women dies of accident injuries. Very very important article. इसके में जब हम बात करेंगे तो इसको हम GS1 से भी रिलेट कर सकते हैं, राइट? इसको हम GS3 से भी रिलेट कर सकते हैं, राइट? मेजरली इट विल बी रिलेटेड विद द GS1, राइट? सोसाइटी के एस्पेक्ट से हम इसको देख सकते हैं, हेल्थ एस्पेक्ट से हम इसको देख सकते हैं, एंड फ्रॉम द वुमेन पर्सपेक्टिव ऑल्सो डेफिनेटली. ओके, नाउ केस क्या है, इशू क्या है, आर्टिकल क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर एक विमेन बाइकर्स का ग्रुप था. दे वर लाइक गोइंग, दे वर बाइकिंग अराउंड, एंड गुरुग्राम का ये केस है. तो उसमें एक बाइकर का एक्सीडेंट हो जाता है, विमेन बाइकर का, जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है. एंड शी गॉट हिट बाय अ कार, बट शी वॉज वेयरिंग ऑल द प्रोटेक्टिव गियर्स. जो हेलमेट, जैसे कि हेलमेट है, शोल्डर पैड्स है, नी पैड्स हैं, ये इन्होंने यूज किए हुए थे. सो दैट इज वाई शी वॉज सेव्ड. शी वॉज ब्रीदिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इमीडिएटली जो ग्रुप है उनके साथ एक गाड़ी भी चलती है, उसमें उनको बिठाया एंड उनको जल्दी से जल्दी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, राइट? जो नॉर्मल जो इंडियन सिटीजन है उनके दिमाग में यही होता है कि प्राइवेट वाले ज्यादा अच्छे से इलाज करेंगे, सरकारी में जाएंगे, वहां से रेफर करेंगे, तो इट्स बेटर कि पहले ही हम क्या कर लेते हैं, इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जब लेके गए तो पहले हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि हम इसको एडमिट नहीं करेंगे. तो थोड़ी सी लड़ाई हुई, देन उसके बाद उसको फिर से ले गए हैं दूसरे हॉस्पिटल में, वहां पर भी उनको मना कर दिया है. सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है कि जब दूसरे हॉस्पिटल में भी लेके गए तब भी वो ब्रीद कर रही थी, शी वाज स्टिल अलाइव. देन लेटर ऑन उनको 1 घंटे बाद एक सिविल हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहां पर उनको ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट? तो ये क्या इनसिक्योरिटी, क्या ये नहीं एक सवाल खड़ा करता है जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर. व्हाट इज द रीजन? जो मेजर रीजन इसमें बताया जा रहा है कि क्यों नहीं एडमिट करते, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, व्हेन दे सी दैट जो पेशेंट है उसके दैट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, पेशेंट सर्वाइव शायद ना करे, दे आर नॉट श्योर, सर्वाइव कर भी जाए ना भी करे, लेकिन उसमें थोड़ा सा सीरियस इंजरीज हैं, थोड़ा सा सस्पिशन है कि मे बी शी विल सकम टू हर द डेथ, देन वो उसको मना कर देते हैं. क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल वाले अगर उसको ट्रीट करेंगे एंड वहां पर अगर बाय द इंजरीज अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो जो फैमिली है या सोसाइटी है वो हॉस्पिटल को ही ब्लेम करते हैं. सो दैट इज वाई जो एविडेंट एक उनको केस दिखता है कि उसमें वो शायद से उनकी डेथ हो जाए, उसको एडमिट ही नहीं करते हैं. एंड अगर उनको एडमिट कर लिया जाता तो मे बी शी वुड बी अलाइव टुडे, बट शी वाज नॉट एडमिटेड. तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट केस हमें देखने को मिल रहा है. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें सरकार को इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से. ओके, अब इसमें हम क्या रिलेट कर सकते हैं? रिसेंटली सरकार की तरफ से, स्पेशली वी टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करें तो उनकी तरफ से एक नया जो असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो अनाउंस किया गया है कि पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी वजह से किसी भी व्हीकल पे किसी भी तरीके के रोड पर अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो वहां पर उसको जल्दी से जल्दी किसी भी हॉस्पिटल में आप एडमिट करवाइए एंड उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की तरफ से दिया जाएगा. सरकार कहां से देगी? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से पैसा दिया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख रुपीस दिए जाएंगे सरकार की तरफ से 7 दिनों तक. इसकी एक हालांकि प्री कंडीशन भी है. प्री कंडीशन क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना है अबाउट द एक्सीडेंट, राइट? साथ में इसमें एक ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करी जाएगी, जिसकी हेल्प से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो इस स्कीम को फटाफट इम्प्लाई कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है, अदरवाइज वो बेनिफिट्स नहीं दे पाएंगे. दूसरा, अगर हिट एंड रन केस है तो 2 लाख तक रुपए दिए जाएंगे पेशेंट और उसकी फैमिली को, राइट? सो दिस इज द असिस्टेंस that has been recently given by the ministry, central government, right? लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं that जो इंडिया में केसेस की बात करें तो WHO की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 15, okay, just a second. If we talk about WHO reports, इंडिया में 15% फेटलिटीज बढ़ी हैं, इंजरीज बढ़ी हैं वाया रोड एक्सीडेंट, राइट? ये कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं? 2010 से 2021 तक की हम ये बात कर रहे हैं कि 15% डेथ रेट्स बढ़े हैं इंडिया में. हालांकि जब हम बात करते हैं ग्लोबल एवरेज की
ग्लोबल एवरेज में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती हैं उसमें 5% डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट 5% इंक्रीज भी नहीं, 5% डिक्लाइन, एंड इंडिया में 15% इंक्रीमेंट देखने को मिला है इन रेट्स में, राइट जिसमें से 15% का भी अगर हम 66% देखें तो वो एज ग्रुप होता है फ्रॉम द 18 to 34 ईयर्स के ही लोग ज्यादातर इसमें पाए जाते हैं। तो जो मेजर जो सेक्शन है इसमें जो फेटलिटीज एंड इंजरीज का है दैट इज कवर्ड बाय द यूथ, राइट ओके। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पर नोट कर सकते हैं हम, दैट इज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय WHO प्लस UN रीजनल कमीशन। इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने की बात करी गई है, प्लस WHO की तरफ से बोला गया है कि हम 2030 तक जितनी भी फेटलिटीज हैं और इंजरीज हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से उसको हम हाफ करना चाहते हैं। वी विल बी हाविंग दी फेटलिटीज और इंजरीज कॉज्ड इन दी रोड एक्सीडेंट्स बाय 2030, ये एम रखा गया है इस डिक्लेरेशन के थ्रू। तो ये आपको याद रखना चाहिए, एंड ये 2020 का डिक्लेरेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट्स के रिलेशन में क्वेश्चन अगर आए तो ये सब आपने यहाँ पर मेंशन करना ही करना है। साथ में इंडिया की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो रिसेंट मैंने आपके साथ डिस्कस करी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ही करेंगे। साथ में इंडिया की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा, और जैसे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको भी अभी रिसेंटली अमेंड किया गया था, जिसमें जो रोड पेनल्टी, जो रोड एक्सीडेंट में पेनल्टीज है उनको और स्ट्रिक्ट बनाया गया है। साथ में जो ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस है उसको भी कम करने की कोशिश करी गई है। जो मोटर पॉलिसी एक्ट है, न्यू हाईवे पॉलिसी जो एक्ट्स हैं उनमें भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया भी यहाँ पर काफी अच्छे स्टेप्स ले रहा है, बट स्टिल एक डिक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है इन दी रोड एक्सीडेंट्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। Okay, let's move on to the next article now. Just a second. Okay, here इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम विल कवर इंटायर पाक बॉर्डर सेज शाह। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम लगाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये आर्टिकल का मैं एक ओवरव्यू आपको दे रही हूं, अभी उसका कोई नाम यहां पर नहीं दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। सो बस आपको ये समझना चाहिए कि कैसे हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को या बॉर्डर मैनेजमेंट को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। उसमें एक ये पॉइंट आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तो आप उसमें हेडिंग लिखेंगे कि कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को आप हेडिंग की तरह यूज कर सकते हो। साथ में ये वाला एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये GS3 में जो सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं उसमें आप लिख सकते हैं electronic surveillance, and also in the GS2 also electronic surveillance system with cover entire park border। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम यहाँ पर इंप्लॉय करे गए हैं, जिसकी हेल्प से इन्फिल्ट्रेटर्स जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते हैं, इलीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, एंड इसकी वजह से जो टनल्स हैं वो भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे इजीली, एंड साथ में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनमें भी एक कमी देखने को मिलेगी। साथ में एक रिसेंटली जनवरी में हमें आर्टिकल देखने को मिला था रिगार्डिंग दी संजय। ये क्या है? बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, BSS, संजय को बोला जा रहा है BSS। मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ये सिस्टम कैसा है, एक ट्रक को फ्लैग ऑफ किया गया था, ये सर्विलेंस सिस्टम यहां पर लगाया गया है, राइट। तो ये जो सर्विलेंस सिस्टम है इसका काम क्या है कि जब बैटलफील्ड होगा, जहां पर भी अगर लड़ाई चल रही है, कोई बैटल चल रही है, तो उसमें जो एरियल इनपुट है, साथ में जो बैटल ग्राउंड का इनपुट है, दोनों का इनपुट वाया सेफ नेटवर्क ऑफ द आर्मी एंड सैटेलाइट, सिक्योर्ड सैटेलाइट नेटवर्क्स के थ्रू एक कंपाइल्ड तरीके से एक सिंगल स्टॉप पे यहां पर प्रोवाइड किया जा सकेगा, जिसकी हेल्प से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम डेवलप कर पाएंगे। तो आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजय रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये बैटलफील्ड सर्वे सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम है, जो कि हेल्प करेगा इन रिकॉर्डिंग द इनपुट्स फ्रॉम द एरियल एंड बैटल ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस आर्टिकल से हमने इसका रिसेंट जो एसोसिएटेड आर्टिकल है वो भी डिस्कस कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ।
ओके यहाँ पर एक और आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेपाल साइंस डील फॉर जुडिशियल कॉपरेशन एंड एक्सचेंज। यहाँ पर एक जो नेपाल और इंडिया के बीच में जो टाई बायलैटरल रिलेशन है उसमें आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करते हैं कि नेबरहुड जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसको और कैसे इनहांस किया जा सकता है, तो ये आप एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं कि जैसे हमने नेपाल के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है एंड कॉपरेशन एंड एक्सचेंज का जुडिशियल जो जुडिशियल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम शेयर करने वाले हैं नेपाल के साथ, तो उसका जिक्र यहां पर किया गया है। साथ में इंडिया की तरफ से भी ये बोला गया है कि वी वर इम्प्रेस्ड एंड उसी के वजह से वी वर इंस्पायर्ड दैट जो नेपाल ने जो LGBTQ कम्युनिटी के लिए किया है, उन्होंने जो कोड है इंडिया का जो कोड है 377 उसको डीक्रिमिनलाइज किया था, उसकी वजह से इंडिया भी इंस्पायर हुआ है एंड उन्होंने भी एक मेजर स्टेप लिया। तो वी कैन नॉट फॉरगेट व्हाट नेपाल हैज डन बिफोर अस, so Nepal also keeps on inspiring us and we will also inspire Nepal in future। तो ये आप बस एग्जाम्पल की तरह से इस आर्टिकल को यूज कर सकते हो। वेरियस एग्जाम्स में खासकर स्टेट सर्विसेज में ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ एक जुडिशियल कॉपरेशन का मेमोरेंडम साइन किया है, तो उसका आंसर होगा नेपाल। ठीक है, ओके जी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड लास्ट कुछ दिनों में मैंने आपके साथ ये आर्टिकल डिस्कस भी किया है, सो नाउ लेट अस डिस्कस इट होलिस्टिकली। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, नाउ दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहां पर क्या बात करी गई है, इसमें बात करी हुई है डीलिमिटेशन। जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो बहुत समय से बोल रही हैं दैट जो अभी डीलिमिटेशन होने वाली है दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, बाउंड्रीज की, नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट जो करी जानी है लोकसभा में, उसमें हमें यहां पर चेंज देखने को मिल रहा है एंड वो जो चेंज 2026 के बाद लागू कर दिया जाएगा उसमें साउथ इंडियन स्टेट्स आर नॉट वेरी हैप्पी। रीजन क्या है, एक मेजर आउट ऑफ व्यू हम देखते हैं। सबसे पहले डिलिमिटेशन होता क्या है, चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बाउंड्रीज एज ए नॉट स्टेट बॉर्डर्स और नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर्स, दैट इज डिफाइनिंग कि कितनी पॉपुलेशन कवर्ड होगी एक MP की सीट से, दैट इज स्पेसिफिकली इन दी लोकसभा, कि लोकसभा का जो फॉर्मेशन है, जो नंबर ऑफ सीट्स है, वो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट दी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 82। आर्टिकल 81 एंड 82 जब यहां पर डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली अगर हम 82 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि हर एक कंप्लीशन ऑफ सेंसस के बाद जो रीअरेंजमेंट है वो की जानी चाहिए, दैट रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इन द नंबर ऑफ सीट्स, वो रेशियो बराबर होना चाहिए। तो जो ये हर एक सेंसस के बाद ये इंक्रीज करना था, अभी इसको फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। जो सेंसस यूज हो रहा था वो अभी तक कौन सा यूज हो रहा है, फिलहाल भी जो यूज हो रहा है वो है 1971 का डेसिनियल सेंसस। हालांकि जो स्टेट के अंदर डिवीजन है, राइट, स्टेट के अंदर जो डिवीजन है उसमें सेंसस 2001 का यूज होता है, लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए सेंसस का इस्तेमाल हो रहा था वो हो रहा है 1971 का, एंड दैट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट दी जाएगी। लेकिन अब जो कंसर्न आया है साउथ इंडियन स्टेट्स का, उन्होंने जो नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी प्रोग्राम बहुत अच्छे से इंप्लाई किया है एंड उनका जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही कम देखने को मिला है ओवर द स्पैन ऑफ 50 इयर्स, और यू कैन से ओवर 30 इयर्स, 20 इयर्स, बहुत ही कम पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्दर्न स्टेट्स की जो चंक है, दैट इज इन द यूपी एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में हमें 3 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 4 गुना भी पॉपुलेशन बढ़ी है, 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इसकी वजह से यहां पर क्या इंप्लीकेशन लग रही है कि यूपी के पास तो भगवान जाने कितनी ही सीट्स आ जाएंगी। यहां पर एक इस आर्टिकल में कैलकुलेशन भी करके दिखाया है, वो एक बार आप खुद से भी पढ़ेंगे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी सीट्स है 550 सीट्स है लोकसभा में, उसमें से जो 530 है वो स्टेट्स के लिए होती हैं एंड जो 20 है वो यूटीज के लिए है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि हो सकता है, जैसे कि अगर हम देखें बिहार की 4 करोड़ थी 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो बोल रहे हैं कि शायद से 13 करोड़ पहुंच चुके हैं और ये ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इस बार का क्या है, सेंसस हुआ नहीं है अभी तक और डीलिमिटेशन फ्रीज है 2026
2025 तक। तो अभी ये सेंसस करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा ये देखना है, और उसके बाद कैसे इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं बाउंड्रीज में, राइट। साउथ इंडियन स्टेट्स के अगर हम स्पेसिफिकली केरला की बात करें, राइट, तो यहां पर कंपैरिजन दिखाया गया है आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करें, पॉपुलेशन ऑफ 24 करोड़, उत्तर प्रदेश विल बी एंटाइटल टू फॉर 240 सीट्स। अगर फिलहाल देखा जाए तो 240 सीट अकेले उत्तर प्रदेश लेके चला जाएगा, एंड जो केरला है वो सिर्फ और सिर्फ 36 सीट्स लेगा। अभी उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, एंड जो पॉपुलेशन के अगर हम रिस्पेक्ट में अगर इंक्रीज करें सीट्स का नंबर तो 80 से 240, ठीक है, इट इज 3 फोल्ड इंक्रीज। लेकिन अगर हम केरला की बात करें जिसने अपनी पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल में रखा है, तो इसकी जो सीट्स है 20 से सिर्फ 36 जाएंगी, राइट। दिस इज नॉट इवन ट्वाइस। तो ये जो डिक्रीज है, अब मानो कि अब आपको लगेगा इससे फर्क क्या पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी जो अपनी स्टेट है उसके लिए ज्यादा अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वहां से पहुंचा पाएंगे, राइट। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन है वो यहां पर कितनी हो पाएगी, सीट्स बहुत मैटर करती हैं यहां पर, जो भी फॉर्मूलाज हैं या जो भी एक्ट्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं वो बनाने के लिए, राइट। तो ये इस पूरे आर्टिकल में यही सब बात करी गई है। हालांकि जो नया पार्लियामेंट है उसमें 800 से ज्यादा सीटें रखी गई हैं डेफिनेटली, एंड ये अंदाजा लगाया गया था पहले भी कि धीरे धीरे ये नंबर बढ़ने ही वाला है। तो ऑलरेडी 800 से ज्यादा है, एंड यहां पर बोला जा रहा है कि 543 से 800 से भी ऊपर सीटें जा सकती हैं। अब यहां पर एक सॉल्यूशन की भी बात करी गई है। दिस इज वेरी वेरी गुड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन आपको समझाती हूं, जिसमें एक फेयर फॉर्मूला की बात करी गई है कि जिस भी स्टेट में रजिस्टर की गई है लोवेस्ट पॉपुलेशन, दैट इज केरला। केरला में ये बात करी गई है 1971 से अब तक सिर्फ 68% पॉपुलेशन बढ़ी है। तो जो 68% पॉपुलेशन है उसी हिसाब से, अब समझो आप इसको डिटेल में, या आप क्योंकि अपने सजेशन में लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि मानो किसी स्टेट में, सभी स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन किस में बढ़ी है, केरला में मानो 68% बढ़ी है। तो इसी को ही बेस बना के हर एक स्टेट की जो सीट्स है वो बढ़ाई जानी चाहिए, ना कि ये देखते हुए कि मानो अगर यहां पर अगर आपकी 200% पॉपुलेशन बढ़ी है तो 200% ही आपकी सीटें बढ़ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि जिसने सबसे कम पॉपुलेशन बढ़ाई है उसी का ही बेंचमार्क रखा जाएगा। 68% बढ़ी है तो 68% ही सीटें बढ़ेंगी। इसके वजह से ही हम देख सकते हैं एक बराबर बंटवारा ऑफ सीट्स देखने को मिल सकता है, एक फेडरलिज्म को प्रॉपर तरीके से यहां पर निभाता हुआ देखा जा सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड फॉर्मूला, दिस कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। लेकिन अभी देखना है कि कितना इस पे यहां पर ये चीज लागू होती है, कितनी नहीं होती है। लेकिन दिस फॉर्मूला हैज बीन सजेस्टेड कि जितनी भी स्टेट्स है उसमें नॉर्मली, बिकॉज इससे क्या है, जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पहल भी दिखाई है उनको भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि यस, जो आपने कर दिखाया है उसको कंसीडर किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि अब यूपी को ज्यादा सीट्स मिल गई है तो सारी स्टेट्स पॉपुलेशन बढ़ाने पे लग जाएं, सारी स्टेट इसी पे ध्यान दें, राइट। तो दैट इज वाई जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ाई है तो उनको एक तरीके से यहां पर मिस्ड भी फील होना चाहिए, एक यहां पर उनको फीलिंग आनी चाहिए दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लाई द पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम प्रॉपरली। एंड आगे आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा। इसको आप 10 साल तक ही कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू फ्रीज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर ये देखने को मिल सकता है कि जितना अगले जो सेंसस होंगे उसमें फिर से हम डिलिमिट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, अगर आपने ये पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड ढंग से लगाया तो, राइट। तो यहां पर फिर आर्टिकल 1 का भी सिग्निफिकेंस बताया गया है स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स की तरफ से, कि आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट। तो इसका जो इंप्लीकेशन है दैट शुड प्रिवेल, एंड द टर्म यूनियन इंप्लाइज अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट यूनिट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। इक्विटी होनी चाहिए यहां पर इन टर्म्स ऑफ इट्स शेयर इन पार्लियामेंट, क्योंकि हम यूनियन है, ऐसा नहीं है कि इक्वल रखो सबको, छोटे को भी बराबर रखो। यहां पर हमारा जो इक्विटी का प्रिंसिपल है वो यहां पर प्रिवेल करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू लिव अप टू द इंप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स। तो दिस इज अ वेरी वेरी होलिस्टिक आर्टिकल। डू गिव दिस आर्टिकल अ रीड बाय योरसेल्फ एज वेल। खुद से भी जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे एक अलग तरीके का ही एनालिसिस आप डेवलप कर सकते हैं। वी आर नेवर प्रोमोटिंग कि आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के ही न्यूज़पेपर कवर करना चाहिए। यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर आइदर बिफोर और आफ्टर, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, बट यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज इट गिव्स यू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल एंड ऑल्सो द एनालिटिकल स्किल्स, राइट। यू विल बी एबल टू एनालाइज इट मोर प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, राइट। फिर उसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि डिस्कस करते हैं इंडिया
सॉरी जो यूएसए के जो बिल्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, टैरिफ जो इंक्रीज किया गया है यूएसए की वजह से। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो यही कह रहे हैं कि जो चाइना की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सालों से चलती आ रही है ना, ये पूरा देश उसका भुगतान, पूरा जो वर्ल्ड है ये उसी का भुगतान भर रहा है। चाइना को जो अपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उनको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब उसका जो भुगतान है वो सारे देशों के ऊपर पड़ रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्राइसिस की दोबारा से बात करी गई है, एंड देन यहाँ पर फिर से ट्रेड वॉर की ही बात कर रहे हैं। ऑल दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द ट्रेड वॉर। ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स आर इकोनॉमिक बुलिंग, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.